Hello students, my name is Rajkumar Sharma, BTech IIT धनबाद एंड author of Ludo Solution। तो आज मैं आपको पाथफाइंडर लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है, एक ऑर्डर में। आप उसको ध्यान से देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं और कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर 2 पाथफाइंडर का, लॉज ऑफ मोशन एंड चैप्टर 2। तो देखिए, लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर 2 इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि अ बीड रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रिक्शनलेस रिजिड वायर फ्रेम फिक्स इन अ वर्टिकल प्लेन slide periodically on the frame size. Size of the bead is negligible as compared to the radius of curvature of the turn, which is negligible as compared to the length of the straight portion of the frame if the linear dimension of the frame are made 4 times. By what factor will frequency of periodic motion of the bead change? ठीक है, तो 1 सेकेंड, ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम ऐसे बना हुआ है। कह रहा है कि इस बीड को यहाँ से छोड़ा गया तो बीड ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इक्वल हाइट पे जाएगा। बीड है, बीड मतलब ऐसा है, इसके अंदर फंसा हुआ है ऐसे ऐसे, तो मोशन ऐसे ऐसे मोशन होगा, यू फिर यू। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो बताइए, अगर इसका लेंथ डबल कर दिया ना, क्या लिखा हुआ है, इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द फ्रेम आर मेड 4 टाइम्स कर दिया जाए डायमेंशंस को। अगर ये लेंथ 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, ये भी 4 टाइम्स हो जाए, तो बताइए फ्रीक्वेंसी पहले से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इस तरीके से है। मान लो ये लेंथ l के बराबर है और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन a है। एक्सेलरेशन हमेशा इस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा और इस a की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, दिस इज g sin थीटा, इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा, दैट इज t1। t1 इज नथिंग बट √2l अपान a के बराबर आएगा। ये टाइम √2h अपान a से निकाल लिया। फिर जब ये बीड यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी v आ जाएगी और इस v की वैल्यू फिर तुम इस a से निकाल सकते हो, जो कि आएगी √2a इंटू ये डिस्प्लेसमेंट l है ना, l रख दो, ये वेलोसिटी आ गई। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं। ऐसे ये लेंथ l1 है, लेट्स l1, यहाँ पे भी l1, इस लेंथ को मैंने l2 मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 किससे आएगा, तो t2 इज l2 डिवाइड बाई स्पीड v, क्योंकि इस पोजीशन पे तो v कांस्टेंट रहेगा, टिस 2a l1। अब की पूछे टोटल टाइम बताइए, तो टोटल टाइम इज ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, फिर इधर भी सिमेट्री से t1 टाइम जाएगा, फिर लौटेगा t1 टाइम, फिर ये t2 टाइम, फिर ये t1 टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, दिस इज 4t1 प्लस 2t2। समझ रहे, टाइम पीरियड है ये 4t1, ये t1 t2 t1 t1 t2 t1, t1 कितने बार आया, 4 बार, t2 2 टाइम्स। ये तो टाइम पीरियड आ गया। इसके जगह पे तुम वैल्यू प्लेस कर दो, t1 की वैल्यू ये प्लेस करेंगे यहाँ पे तो बनेगा 4 √2l1 अपान a प्लस 2 t2 की जगह पे बनेगा, देखिए l2 एंड डिवाइड बाई √2a l1। दिस इज द टाइम t, टाइम पीरियड t हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि लेंथ को डबल 4 टाइम्स कर दिया, l1 को 4 टाइम्स, l2 को 4 टाइम्स कर दिया। तो जो नया टाइम पीरियड बनेगा, लेट दिस इज t0, तो क्या लिखेंगे 4 √, अच्छा इस l1 की जगह पे 4l1 करेंगे, 4l1, जब l1 की जगह पे 4l1 करोगे, 4l1 तो ये बन जाएगा 4, अच्छा 2 इंटू 4l1, देखो 2 इंटू 4l1 अपान ये बनेगा प्लस इसके जगह पे 4l2 कर दिया ना, तो 2
फिर 4L2 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2a L1 जब भी क्या लिखोगे 4L2 4L1 ना सॉरी 4L1 लिखेंगे। अब इसमें से तुम एक चीज कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, इस 4 का रूट बाहर आएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से भी 4 बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 का यहाँ से 4 और यहाँ से 4 टर्म बाहर 2। देखो इस 4 से जब बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। तो क्या बचेगा, देखना यहाँ पे बचेगा 4 अंडर रूट ऑफ 2L1 अपान ए प्लस, अच्छा यहाँ से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ, 2 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ का 4 से रूट से 2 बाहर आएगा, वो 2 इस 2 को कट कर देगा, बच गया 4, 4 में से 2 बाहर निकाल लिया तो बच गया 2L2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2aL1। अच्छा मुझे बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या एग्जैक्टली सेम है? हाँ सेम। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू टी, टी 2 इंटू टी लिख लिया। तो टाइम पीरियड जो है पहले का डबल हो गया, पहले टाइम पीरियड टी था, बाद में डबल हो गया। टाइम पीरियड डबल होने का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ होता है। तो अगर टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ। ओके, तो दिस इज पार्ट डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इन द सेटअप shown in the shown, a thread is taught between the nail A on wall and nail B on inclined plane as shown in the figure। इस inclined plane पे एक nail है, ठीक है, जिस पे इस रस्सी को यहाँ बांध दिया गया है और इस वाले पॉइंट पे फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ थ्रेड बाई चेंजिंग द लोकेशन ऑफ नेल बी। इस बी के लोकेशन को चेंज कर करके तुम इस रस्सी के लेंथ को चेंज कर सकते हो। A bead that can slide on the thread without friction is released from the nail A। अब एक बीड को यहां से रिलीज किया गया पॉइंट ए से, अब ए से बी तक कैसे जाएगा? What should be the length of the thread? इस थ्रेड का लेंथ क्या होना चाहिए so that bead reaches the nail B in shortest time। मतलब यहां से इसको रिलीज करें तो इसका लेंथ क्या होना चाहिए ताकि ये नेल ए से बी तक जाने में कम से कम टाइम लगाए, कम से कम टाइम लगाए। ओके, देखिए कम से कम टाइम लगाए, कह रहा है कि इसका लेंथ क्या होना चाहिए ताकि बीट कम से कम टाइम लगाए। ओके ठीक है, और ये जो बी है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर सकता है, उसके हिसाब से आप इस रस्सी के लेंथ को चेंज कर सकते हैं। बट पॉइंट ए का पोजीशन फिक्स होगा, ये हाइट एच फिक्स होगा, ये एंगल थीटा फिक्स होगा। चलिए एक बार फिर अटेम्प्ट करते हैं व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 के लिए एक ऐसे बना दिया जाए, एक इंक्लाइन प्लेन बना लो, इस तरीके से। दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पे एक नेल है इस तरीके से, यहाँ पे नेल बी है और यहाँ पे एक बीड को आपने रिलीज किया है, जबकि इसका हाइट एच है। अच्छा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, तो अगर ये एंगल थीटा है तो भी क्या होगा थीटा। अच्छा इस एंगल को मैं अपने मन से अल्फा मान लिया, और ये हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ एल के बराबर है, ये लेंथ एल के बराबर है, इस डायरेक्शन का जो बीड का एक्सेलरेशन बनेगा, ये वाला एक्सेलरेशन ए, इस ए की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? एक्सेलरेशन ये आएगा जी साइन अल्फा बनेगा, ये वाला एक्सेलरेशन बनेगा जी साइन अल्फा। एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बीड ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो ये वाला एक्सेलरेशन बनेगा जी साइन अल्फा, एक्सेलरेशन ही जी साइन अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम बताइए कितना लगेगा? दिस टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h की जगह पे इधर लिखेंगे l अंडर रूट 2l अपान इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, दिस इज जी साइन अल्फा। अब हमें टाइम टी के अल्फा के फंक्शन में आ गया, टाइम जो है अल्फा के फंक्शन में आ गया, क्योंकि जितना तुम इसका से ऐसे लेके जाओगे ना, इसे हॉरिजॉन्टल से एंगल बदलेगा, जितना ही इसको ऐसे बनाओगे हॉरिजॉन्टल से एंगल चेंज होगा। अगर ये ऐसे ऐसे बनेगा तो अल्फा कुछ और होगा, ऐसे बनेगा तो अल्फा कुछ और होगा, ऐसे बनेगा तो अल्फा कुछ और होगा, अल्फा चेंज होगा। तो टाइम अल्फा के फंक्शन में आ गया, टाइम को मिनिमाइज करना है
तो डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन एल भी तो अल्फा के फंक्शन में है, तो आपको इस एल को इस अल्फा के फंक्शन लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एच। वो कैसे लिखेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ, इसके सामने का ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अच्छा इस ट्रायंगल में मैंने साइन रूल लगाया, साइन रूल, साइन ए अपान ए, तो साइन इस एंगल का साइन, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन ए अपान ए, दिस इज एल, इज इक्वल टू इस एंगल का साइन, दिस इज साइन अल्फा प्लस थीटा एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज एच। तो यहां से मुझे बताइए एल की वैल्यू कितनी आएगी? इसको लिख सकते हैं आप कॉस थीटा डिवाइड बाई एल लिख सकता हूँ। इससे एच की जो वैल्यू आएगी, इसको एच की नहीं एल की वैल्यू निकालना है ना, हाँ, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो बनेगा एच कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस थीटा। इस एल को उठा के तुम यहां पर रख दो, तो यहां से आपको t की वैल्यू मिलेगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 अपान जी साइन अल्फा, 2 अपान जी साइन अल्फा, एल की जगह पे इसको रखो, दिस इज एच कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस थीटा, ये बन गया। अच्छा अब ये सही है ना, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, पता है क्या फर्क पड़ता है चेक करने में। कोई बात नहीं, टाइम को मिनिमाइज करना है, ठीक तो है, टाइम को मिनिमाइज करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, तो जो t है वो अल्फा के फंक्शन में आ गया, थीटा तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो t को मिनिमाइज करना है, तो dt अपान डी अल्फा शुड भी जीरो होना चाहिए। अच्छा एक और बता देता हूँ थोड़ा सा, तुम समझदार तुम हो ही गए हो, तो t को मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इस फंक्शन को, क्योंकि अल्फा इसी के टर्म में, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है। तो इस नीचे इस वाली वैल्यू को मैंने मान लिया, दिस y इज साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा प्लस थीटा मान लिया, मान लिया। तो t को मिनिमाइज करना है तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मतलब y को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम पे इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी अल्फा मस्ट बी जीरो। लगा दो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन, ओके। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन साइन अल्फा इंटू इसका बनेगा कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये बनेगा। अच्छा इसको आगे बढ़ा दो तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन ए प्लस बी मतलब 2 अल्फा प्लस थीटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ना, इसमें से इसको हटा दो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या बनेगा साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी यहाँ से आएगा प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो बनेगा माइनस थीटा, इससे ये टर्म्स बन जाएगा। लिख रहा हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसका जरूरत कर रहा है। अरे ठीक है काम करो, 1 सेकेंड, देखो इक्वल टू जीरो बराबर बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज साइन ए प्लस बी, तो बनेगा 2 अल्फा प्लस थीटा, देखो साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना, तो जीरो। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी बन गया इतना इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आएगा 2 अल्फा प्लस थीटा
की वैल्यू पाई होना चाहिए। भाई 0 पे आएगा बट 0 तो होगा नहीं क्योंकि एंगल निगेटिव हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस थीटा को 0 लिख दोगे तो 2 अल्फा माइनस थीटा आएगा, एक एंगल निगेटिव हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पाई हो सकता है, इसकी वैल्यू पाई हो सकती है, भाई पाई बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज पाई माइनस थीटा अपॉन 2, इससे बन गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको उठा के तुम इसमें रख दोगे तो एल की वैल्यू मिल जाएगी, उन्होंने एल ही पूछ रखा है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एल बराबर एच कॉस थीटा रहने दो डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस थीटा। अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ रखो 90 माइनस थीटा बाई 2। ये क्या है थीटा, ये क्या बनेगा, दिस इज एच कॉस थीटा। ये क्या बनना है, कॉस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई 2 ना, ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2। ओके 1 सेकेंड, ओके अब ये आंसर आ जाएगा कितना, दिस इज एच कॉस थीटा इंटू सेक, और थीटा बाई 2 को 0.5 थीटा लिख सकते हो, 0.5 थीटा। तो आंसर इज दिस, जो कि आपको दिख रहा है डी पार्ट में। ओके इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। थर्ड में क्या रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। अ रोप ऑफ लेंथ एल प्लेस स्ट्रेट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रोप एफ है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है, pulled longitudinally by a force F from one ends, the tension force T develop in the rope at distance x from the rear end। पीछे वाले पॉइंट से जो स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस इस पॉइंट पे, उसका ग्राफ E है। What can you certainly conclude about the density of rope? इस रोप की डेंसिटी के विषय में क्या कंक्लूजन कर सकते हो इन चारों स्टेटमेंट में से? क्या ये यूनिफॉर्म होगा, डिक्रीजिंग विद द डिस्टेंस x from the rear end, increasing with the distance x from the rear end, its maximum in the middle and decrease toward the end। ठीक है चलिए बताता हूँ, ग्राफ है इसका ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अगेन व्हाइट बोर्ड थर्ड। अच्छा बताओ, अगर फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक रॉड पे तुमने रखा है, फोर्स F लगाया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज F अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, यहाँ से x दूरी पे स्ट्रेस कितना है, इतने पार्ट की एमडी बनाओगे, स्ट्रेस का मतलब यहाँ का टेंशन, टेंशन पर यूनिट एरिया, टेंशन निकाल लो, उसी से बात समझ में जाएगी कि क्रॉस सेक्शन तो हर जगह सेम है, इतने पार्ट का मास स्मॉल है, तो यहाँ का टेंशन क्या बनेगा, T इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू इस पार्ट का एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल F अपॉन m। अब तुम मुझे बताओ, जो स्ट्रेस आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है, जो कि उन्होंने टेंशन से पूछा ना, टेंसाइल फोर्स T, टेंसाइल फोर्स जो T है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, F कांस्टेंट है, टोटल मास कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब स्ट्रेस जो टेंशन जो है वो मास पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मास किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब तुम मुझे ही बताओ किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, और ग्राफ उन्होंने ऐसे दिया है, T वर्सेस X का ग्राफ ऐसे बनाया। पता है ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि जितना तुम x में आगे बढ़ रहे हो उतना ही टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का रेट कम हो रहा है। ये वाला एंगल देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर एंगल कम हो रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ने का रेट कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ने का रेट कम हो रहा है। एक चीज बताना तुम मुझे, मान लो एक ऐसा मैं रॉड लूं और कहूं कि यहाँ से x दूरी पे टेंशन T है, तो x प्लस dx का लेंथ ले लूं, यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, तो t प्लस dt आएगा। अच्छा ये जो dt आएगा, dt ये जो टेंशन dt है का जो स्ट्रेस का इंक्रीज होगा इतने पार्ट का मास dm इंटू एक्सेलरेशन a। भाई इसके वीडियो नेट फोर्स क्या होगा, t प्लस dt इधर और t इधर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, dt बराबर dm इंटू a। इसका मतलब कि यहाँ का जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस इंक्रीज कर गया, मतलब वो dm इंटू ए, डीएम का जो पार्ट ऐड हो रहा है। अब एक्स स्ट्रिप और जो डीएक्स की स्ट्रिप होता है वो हर जगह सेम माना जाता है,
यहाँ पे डीएक्स स्ट्रिप, यहाँ का डीएक्स स्ट्रिप, यहाँ का डीएक्स स्ट्रिप, सब डीएक्स स्ट्रिप सेम होता है। तो अगर तुम ऐसे डीएक्स स्ट्रिप इक्वल बना दो, तो बाद में टेंशन का इंक्रीज कम हो रहा है। देखो ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, कम हो रहा है। देखो यहाँ पे गैप इतना बनेगा, यहाँ पे गैप इतना बनेगा, यहाँ पे गैप इतना, यहाँ पे गैप इतना। तो ये वाला गैप ज्यादा है, ये वाला गैप कम है, ये वाला गैप और कम, ये वाला गैप और कम आएगा। तो बाद में टेंशन कम इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब जो डीएम है वो धीरे धीरे कम एडअप हो रहा है, कम एडअप हो रहा है। डीएम की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। मतलब ये हो गया कि जितना तुम आगे जा रहे हो ना, ये वाला पार्ट डीएम मास का, ये वाला पार्ट डीएम मास का, ये वाला पार्ट डीएम मास का, ये वाला पार्ट आ गया डीएम मास का, लेकिन बाद का डीएम मास पहले से कम हो जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेंशन इंक्रीज तो इसी से हो रहा है, डीएम इंटू ए का। और डीएक्स का थिकनेस तुम हर जगह से मानोगे, डीएक्स का थिकनेस तुम हर जगह से मानोगे ना। तो जितना मास एड अप होगा पीछे वाले पार्ट में, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उस क्रॉस सेक्शन पे। जैसे समझ गए होगे तुम बात को, अगर दिमाग लगा रहे होगे तो। ये है यहाँ का टेंशन टी है, तो यहाँ का टी प्लस डी टी, यहाँ का टेंशन टी प्लस डी टी, इस वाला मास पर डिपेंड कर रहा है। ये जो बीच का मास है ना, ये जितना ज्यादा एडअप होगा उतना ही आगे का पार्ट का टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ग्राफ में ये दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कम हो रहा है, बढ़ने का रेट कम हो रहा है। और एक बढ़ने का रेट कम हो रहा है, मतलब बढ़ने का रेट कम हो रहा है। इसमें तो सोचते क्या है कि मेरे पास 10 रुपया है, तो बाद में जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, उसके बाद और पैसा कम आ रहा है, मतलब मास कम आता जा रहा है, कम आता जा रहा है। और मास अगर कम होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मास डेंसिटी होगी वो लगातार घट रही होगी। क्योंकि डीएम क्या होता है, डीएम होता है लैम्डा इंटू डीएक्स। अगर डीएम घट रहा है और डीएक्स सबके लिए सेम है, इसका मतलब लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली डेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है। गॉट इट? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये है 4। इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 13 मीटर, ये पूरा 13 मीटर का है, tied on the peg A on wall passing over a frictionless peg B, fixed in the level with the peg A as shown in the figure. If the equilibrium, the length of the rope having between the peg is 8, ये पूरा का पूरा जो दूरी है 8 मीटर है, ऐसा उन्होंने कर रखा है। और टोटल लेंथ 13 मीटर है। The angle with the rope make with the wall at the peg is closest to, ये जो एंगल है ना वॉल के साथ, वो एंगल कितना होगा ये बताइए। चलिए हम एफबीडी बनाते हैं। 8 मीटर 20 की दूरी है और 13 मीटर की दूरी है, पूरी 80 की लेंथ है। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये जो पेग है ना, इसकी एफबीडी बना दीजिए। तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे, ये वाला टी आप ऐसे दिखाएंगे, एंड दिस एंगल इज थीटा, लेट्स दिस एंगल इज अगेन थीटा। आगे बढ़ाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, और ये वेट पूरा नीचे पर काम करेगा। अच्छा, वेट किसके बराबर होगा? अगर मैं कहूँ कि मास पर यूनिट लेंथ डीएम बाई डी एल लैम्डा है, कांस्टेंट है, इतने पार्ट का लेंथ 13 मीटर ना, 13 मीटर ना, 13 मीटर। अगर इतने पार्ट का लेंथ 13 मीटर है, 13 मीटर है, तुम क्या लिखोगे? 13 इंटू लैम्डा इंटू जी, ये लिखोगे ना। मास पर लेंथ लैम्डा में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया टोटल मास इंटू जी। अच्छा, टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर से आएगा और टी कॉस थीटा इधर से आएगा, दैट इज ट्वाइस इज बैलेंस बाई 13 लैम्डा जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लिख लें, ठीक है। अब चलो, जब हमें बात करना है इस 8 मीटर का क्या यूज है, तो देखिए मुझे एक और बताता हूँ, हमने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया, समझ लो। क्वेश्चन कैसा है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये इस तरीके से, ये देखो ना, ये जो स्ट्रिंग है ना ऐसे आके ऐसे जा रही है, और ये एक नेल है और ये फ्रिक्शनलेस नेल है, समझ रहा, ये कंडीशन। तो ये दूरी जो है ये पूरा का पूरा 13 मीटर एट पेग ए एंड पासिंग ओवर द 8 मीटर, इतना 8 मीटर 20 की दूरी है, और ये पूरा लेंथ 13 मीटर है, पूरा लेंथ 13 मीटर है, समझ रहे हो। यूनिफॉर्म रोप लेंथ tied in the peg A
over the frictionless इतना as per the figure if the equilibrium length of the rope having between the peg is 8 meter. Equilibrium length ये करा ना, equilibrium length of the rope having between the peg is 8 meter. लेंथ ऑफ द रोप हम गलत डायग्राम बना लिए थे, ये लेंथ 8 मीटर है बेसिकली, और ये बाकी 5 मीटर ये है, समझ रहे हो, ये 8 मीटर है और ये 5 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, तो ये पेग है ना, ऐसा पेग, तो ये रस्सी ऐसे होके फिर इस पेग के ऊपर से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ठीक है। तो ये 8 मीटर के बराबर है, दिस इज 8 मीटर। भाई टी इधर दिखाओगे, टी यहाँ इधर दिखाओगे, सिर्फ इतने पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट के, तो टी इधर और 8 लैम्डा जी इधर, तो ये बन जाएगा 8 लैम्डा जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे सिर्फ ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, इस पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, हैंगिंग पार्ट की। जब हैंगिंग पार्ट की वीडियो बनाओगे ना इतने पार्ट की, तो ये भी टेंशन टी ही होगा ऐसे, पता है, ये टी ही दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, मजबूरी है कि ये जो पेग है ना वो फ्रिक्शनलेस दिया गया क्वेश्चन के अंदर, पढ़ लो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो इधर अगर यहाँ पे टी है तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, टी ही होगा, फ्रिक्शनलेस है। और इस छोटे से पार्ट पे जो मास होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो अच्छा, और इस रस्सी पे नेट इक्विलिब्रियम कैसे बैलेंस होगा, ये जो पेग हो ना वो ऐसे एन लगा रहा होगा, ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट इस एन को बैलेंस कर दे रहा होगा, इसके वजह से ये छोटा सा पार्ट इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, बट टेंशन इधर और इधर टेंशन एग्जैक्टली सेम मान हो गया, तो ये टी बन गया। और इसका वेट कितना होगा भाई, 8 मीटर ये था और 13 मीटर की रस्सी है तो 5 मीटर ही होगा ना, तो 5 मीटर तुम नीचे दिखाओगे, दिस इज 5 लैम्डा इंटू जी, मास पर लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब ये भी इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या लिखोगे, टी बराबर 5 लैम्डा इंटू जी। अब इस टी को उठा के तुम यहाँ रख दो, तो बनेगा 2 to 5 lambda g cos theta equals to 8 lambda g cos, lambda g से lambda g कट जाएगा, इन cos वैल्यू हो जाएगी 2 से 4/5 बनेगा, दिस मीन्स थीटा इज नथिंग बट 37 डिग्री, 4/5 थीटा इज 37 डिग्री, द आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, 5 में कह रहा है 5 देखिए, एक यूनिफॉर्म चेन है टाइड बिटवीन द नेल ए और बी के बीच में टाइड है, और इस तरीके से रस्सी है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑलरेडी पहले से पता है, ये वाला एंगल अल्फा है, यहाँ पे जो टेंजेंट है और यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका एंगल बीटा है, वर्टिकल से एंगल बीटा, ये अल्फा। जितना तुम इधर जाओगे ना उतना ही वर्टिकल से एंगल कम हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है कंपेयर टू इस एंगल के, ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, ठीक है। कह रहा विच ऑफ फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी यू मेक, इससे क्या कंक्लूजन तुम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म, क्या हर जगह पे टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा सेम आएगा। दूसरा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इंक्रीजिंग द हाइट, क्या हाइट के साथ टेंसाइल फोर्स ऊपर की ओर जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इंक्रीज करेगा। एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, एंगल अल्फा कांट बी एज्यूम वैल्यू इज 0, ठीक है। देखिए चलिए इसकी एक वीडियो बनाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5 की, बेटे ये इस तरीके से, इसका टेंशन टी आप ऐसे दिखाइए, टेंशन T1 दिखा दीजिए, यहाँ का टेंशन आप T2 दिखा दीजिए, वर्टिकल सिंगल क्या बीटा है ना, थोड़ा सही से बनाओ डायग्राम, ठीक है, ताकि अच्छा बने। इस तरीके से यहाँ का टेंशन T1 दिखाइए, और ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या बनेगा अल्फा, और ये टेंशन T2 दिखाइए, और ये एंगल क्या है बीटा, क्योंकि ये भी एंगल उन्होंने बीटा रखा, वर्टिकल सिंगल बीटा है, और एबिडी में इसका वेट mg आप नीचे को दिखाएंगे। अच्छा एक ही क्वेश्चन है जो तुम आप बनाओगे, अच्छा इस स्टेट पे T1 फिक्स वैल्यू है, T2 फिक्स वैल्यू है, बीटा फिक्स वैल्यू है, अल्फा फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाते समय वो टेंशन के कंपोनेंट्स पे कमेंट कर रहा है। एक्स में बैलेंसिंग करो, एक्स बैलेंसिंग क्या लिखोगे, T1 cos अल्फा इज इक्वल टू सॉरी T1 sin अल्फा, T1 sin अल्फा इज बैलेंस बाई T2 sin बीटा, T1 का साइन कंपोनेंट T1 sin अल्फा इज बैलेंस बाई T2 sin बीटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब y में फोर्स बैलेंस करो, तो T1 का cos अल्फा और T2 का कंपोनेंट नीचे आएगा, इज बैलेंस बाई mg प्लस
T2 cos बीटा, इक्वेशन नंबर 2 ये लिखा हुआ। अब किसी क्रॉस सेक्शन पे आता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि क्या अल्फा जीरो अटेंड कर सकता है वैल्यू, एक पार्ट में लिखा है क्या अल्फा जीरो अटेंड कर सकता है, अल्फा कांट एज्यूम अ वैल्यू जीरो, एकदम सही कह रहा है। अल्फा जीरो अटेंड कर सकता है क्या, अगर कर सकता है, अल्फा जीरो अटेंड कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है अल्फा जीरो अगर हो गया तो, हाँ नहीं कर सकता है। पता है इस फंक्शन से देखना, अगर अल्फा जीरो हो गया तो T1 को इन्फानाइट होना पड़ेगा, T1 को इन्फानाइट होना पड़ेगा अल्फा जीरो हो गया तो, अगर बीटा नॉन जीरो है तब, अदरवाइज। वन सेकेंड, ओके देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं अल्फा पे, क्या क्या अल्फा जीरो हो सकता है, डी पार्ट कह रहा है क्या अल्फा जीरो हो सकता है। अल्फा जीरो होने के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो क्या बनेगा, T1 बराबर बनेगा T2 साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा। अगर अल्फा जीरो हो गया ना तो T1 को इन्फानाइट होना पड़ेगा, T1 इन्फानाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या अगर अल्फा जीरो हो गया, ये जीरो, ये पूरी वैल्यू जीरो हुई तो बीटा को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब अल्फा तभी जीरो हो सकता है जब बीटा जीरो, अल्फा तभी जीरो होगा जब बीटा जीरो, तभी हो सकता है, ठीक है। बट अगर बीटा नॉन जीरो वैल्यू है तो अल्फा किसी भी हालत में जीरो अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका डी पार्ट जो इन्होंने बोल रखा है ना कि एंगल अल्फा कांट एज्यूम वैल्यू जीरो, ये डी पार्ट तभी सही है, ठीक है, जब बीटा नॉन जीरो है, ठीक है। ये कहीं चीज इस बात को उन्होंने मतलब इस बीटा को नॉन जीरो रहते हुए अगर तुमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और बीटा जीरो पता कब बनेगा, ये बीटा जीरो तब बनेगा जब ये वाला एंड यहाँ पे आएगा तब जाकर पाएगा। ऐसा नहीं है, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी फिक्स है तो अल्फा किसी भी हाल में जीरो नहीं हो सकता। अगर ए का पोजीशन बी का पोजीशन फिक्स है तो अल्फा किसी भी हाल में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा जीरो प्लस को ऐसे होना पड़ेगा, एकदम वर्टिकली ऐसे होना पड़ेगा तभी ऐसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि बीटा तो नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करा, वर्टिकल कंपोनेंट करा, किसी भी पोजीशन पे निकालते हैं। तो चलो अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और मान लिया कि वाला एंगल थीटा है, तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे। इतने पार्ट का वेट आप मान लीजिए m1 है, तो आप m1 जी नीचे दिखा दीजिए। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या बनेगा, टी का साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा इज बैलेंस बाई T2 साइन बीटा, ये बैलेंस होगा। T का साइन कंपोनेंट बैलेंस करेगा T2 का साइन कंपोनेंट, क्योंकि MC तो वर्टिकल है और एबीडी हम सिर्फ इतने पार्ट बना रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट की एबीडी। तो मुझे बताओ T2 फिक्स वैल्यू है, बीटा फिक्स वैल्यू है, अगर ये T2 और ये बीटा फिक्स वैल्यूज हैं तो T साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो टेंसाइल फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप यहाँ पे हैं कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है। T साइन थीटा कांस्टेंट बिकॉज T2 इज कांस्टेंट एंड बीटा इज कांस्टेंट। लेकिन यही वर्टिकली फोर्स बैलेंस करिए, वर्टिकल तो T का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, T cos थीटा इज इक्वल टू m1g प्लस T2 cos बीटा, ये बनेगा भाई। T का cos कंपोनेंट T cos थीटा इज बैलेंस बाई m1g प्लस T2 cos बीटा, नीचे को। तो मुझे बताना m1g तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जितना तुम ऊपर जा रहे हो उतना ही ये थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू घट रही है ना। यहाँ का एंगल, ये एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल कम है, और ऊपर जाओगे तो एंगल और कम हो जाएगा। तो अगर ये एंगल कम हो रहा है, अगर ये वाला एंगल कम हो रहा है, थीटा घट रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, ये वाला एंगल है ना। तो जितना तुम ऊपर जा रहे हो, जितना तुम ऊपर जा रहे हो, थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ओके, टेंशन पे क्या असर पड़ेगा, टेंशन पे क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं, ठीक है। सुनना, जितना तुम ऊपर जा रहे हो उतना ही ये थीटा क्या हो रहा है, ये थीटा घट रहा है, थीटा घटेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा, अगर वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब टेंशन क्या होगा,
अच्छा 1 सेकेंड, आपने इस चीज़ को तो समझा दिया। आपको हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा भी हम इस पे बात करते हैं, ये एंगल थीटा था ना, ये एंगल थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा कांस्टेंट वैल्यू बन गई। इसका जो ऑप्शन है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इज यूनिफॉर्म, सही कह रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इंक्रीज विद द हाइट, ये ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है देखना भाई, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस होगा, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इक्वल टू दिस वन, बट ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन m1g ये वाला वेट है, ये वाला वेट डाउनवर्ड वेट है, तो जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ही सिस्टम का वेट बढ़ेगा ना, वेट बढ़ेगा सिस्टम का, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। तो इसका जो बी पार्ट है वो भी सही है कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट टेंशन इंक्रीज करना चाहिए भाई। टी इक्वल्स टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, ठीक है, एंड वर्टिकल का स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, तो नेट वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, तो टेंशन इंक्रीज करना चाहिए। यही चीज जरा मुझे तुम ये बताओ, मुझे यहाँ से वेरीफाई करो। अच्छा आंसर आ गया ए बी डी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना ऊपर जाए उतना टेंशन इंक्रीज भी करना चाहिए। मुझे यहाँ से कैसे बता सकते हो? अच्छा ये वाली वैल्यू, गुड, इससे थोड़ी कह सकते हो कि क्या असर पड़ेगा, वो तो तुम इससे से समझ पाओगे, क्योंकि m1g तो चेंज हो रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है, और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और क्वेश्चन में ऊपर जाने पे थीटा क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाने पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, देखो एंगल कम है, थीटा डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, और ये भी इंक्रीज कर रही है, तो इसके विषय में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ इसके विषय में तुम यहाँ से जरूर कह सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, और जितना तुम ऊपर जा रहे हो उतना थीटा घट रहा है, थीटा घटेगा तो ये वैल्यू घटेगी, ये घटेगी मतलब टी बढ़ेगा, और वो चीज़ मुझे यहाँ से भी समझ में आ गई थी। गॉट इट? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस पूरी में एनालिसिस में, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा टेंशन का, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, टेंशन ऊपर जाने पे इंक्रीज करेगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है 15 मीटर का, ये 15 मीटर की रस्सी है, आप पढ़ लीजिएगा मुझे पता है, 2 पे 9 मीटर, ये दूरी बीच की 9 मीटर है, और ये है 15 मीटर की दूरी, और इसमें एक वर्ड है लाइट, बहुत लाइट वर्ड है, मतलब रस्सी मासलेस है। तो जब तक इस पुली और इस पुली और इस ब्लॉक को तुम इस पे लगाओगे नहीं, तब तक ये ऐसे हैंग करेगा, और जब इसको लगा दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। ये मासलेस है तो क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसे ही हैंग करेगा, लेकिन जब इस पुली ब्लॉक को लगा दोगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। आप क्वेश्चन को रीड कर लो, मुझे पता है। कह रहा पुली का मास है 4.8 एंड ब्लॉक का मास है 8 न्यूटन। It can sustain radius of the pulley wheel is negligible compared to which of following statement is correct. You can make pulley in equilibrium. इक्विलिब्रियम पे लेवल डिफरेंस, ये लेवल डिफरेंस 4 मीटर है। टेंसाइल फोर्स इन स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द लेवल डिफरेंस, टेंसाइल फोर्स इस पे डिपेंड है लेवल डिफरेंस पे। फिर टेंसाइल फोर्स 8 न्यूटन है, द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लेवल डिफरेंस। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5 मीटर एंड 5 मीटर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ लगा दिया तो इधर का 5 मीटर है, इधर का 10 मीटर है, इधर का 5 मीटर है, ऐसा वो कह रहा है। ओके गॉट इट। तो आपने एक बात तो समझ गया कि रस्सी मासले से तो तुम्हें ऐसी दिखेगी, ऐसे, लेकिन जैसे ही तुम ब्लॉक लगा दोगे ना, ये रस्सी सीधी दिखेगी, मासले से इसलिए सीधी दिखेगी, मास होता तो फिर वो भी हल्का सा कर्व बना लेता। तो लाइट का इंपॉर्टेंस है, स्ट्रिंग को सीधा बना देगा इसको लगाने के बाद। तो हम इसको फिर अटेम्प्ट करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है ऐसी दिखेगी स्ट्रिंग इस तरीके से, और आपने यहाँ पे लगा दिया इसको, इस ब्लॉक, अब पुली और ब्लॉक को लगाएंगे, यहाँ पे पुली है, इसको ब्लॉक ऐसे लगा दिया, तो टोटल जो वेट नीचे को दिखेगा दिस इज, ये कितना है 8 न्यूटन का ब्लॉक है, और 4.8 न्यूटन का क्या है पुली है, तो टोटल क्या आ गया 8 और 4 12.8 ना, 8 4 12 12.8 बन जाएगा, तो दिस इज 12.8, तो 12.8 न्यूटन का फोर्स दिखा दिया। अच्छा ये टेंशन टी दिखा दीजिए, और ये भी टेंशन टी होगा,
क्यों टेंशन टी होगा? क्योंकि पुली मासलेस है, मासलेस करो, ये पुली फ्रिक्शनलेस है। क्वेश्चन लिखा गया है पुली इज फ्रिक्शनलेस, क्या कहीं पे यहाँ पे पुली इज फ्रिक्शनलेस लिखा होगा, पढ़ के देखना, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। तो टेंशन दोनों साइड में इक्वल होगा। अब अगर ये वाला एंगल अल्फा है, कोई मान ले, इस एंगल को बीटा मान ले, तो अगर इस सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? टी कॉस अल्फा इक्वल टू टी कॉस बीटा, लेकिन टी टी बराबर है तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो गए। तो मैंने प्रूफ कर लिया ये बीटा नहीं है, ये भी किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। अब वाई में फोर्स बैलेंस कर दो, तो टी का साइन अल्फा और ये टी का साइन अल्फा, वाई कंपोनेंट इस वेट को बैलेंस करेंगे, मतलब 2t साइन अल्फा इज बैलेंस बाई 12.8, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक चीज और देखना, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो। अच्छा मुझे ये बताओ, उन्होंने दे रखा है कि 20 की दूरी 9 मीटर है, अब 15 मीटर ये दूरी है, 15 मीटर ये दूरी है, ये 9 मीटर है बीच का, 20 की दूरी 9 मीटर है, ध्यान रखना ना, 20 की दूरी 9 मीटर इंपॉर्टेंट है, 20 की दूरी 9 मीटर। इस दूरी को मैंने अपने मन से x मान लिया, तो ये दूरी किसके बराबर बता सकते हो? अगर ये x है, ये बनेगी x का सेक अल्फा बनेगा। अरे हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस है, एंगल के पास वाला हाइपोटेनस सेक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ये x है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 है, ये पूरा 9 है, ये x है, तो ये क्या बनेगा? 9 माइनस एक्स। तो ये दूरी क्या बनेगी? इससे यहाँ तक की ये दूरी क्या बनेगी? दिस इज 9 माइनस एक्स इंटू सेक अल्फा बनेगा, हाइपोटेनस। ये वाला हाइपोटेनस निकाल लें, ये वाला हाइपोटेनस निकाल लें, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी रस्सी की, रस्सी की टोटल लेंथ है 15 मीटर। तो जोड़ दो इसको, इसको इसमें जोड़ो, बन गया क्या? एक्स सेक अल्फा प्लस 9 माइनस एक्स सेक अल्फा इक्वल टू 15 मीटर, 15 ही है ना? हाँ। अब देखो यहाँ से एक्स सेक अल्फा, यहाँ से माइनस एक्स सेक अल्फा कट कर देगा, तो बच जाएगा 9 सेक अल्फा इक्वल टू 15, 5×3 = 15, 3×3 = 3 × 5 = 15, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बन गई 3/5। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या बन गई? इट इज 53 डिग्री, अल्फा इज 53 डिग्री, ये तो 53 डिग्री बन गया। अगर यहाँ पे मैं 53 प्लेस कर दूँ तो 2t अल्फा 53 तो साइन 53 इज 4/5 इज 12.8, ये क्या बनेगा? 4 1 2 4 3 12 एंड 4 दूनी 8 अब 16, टी बुलाएगी 16/85, 8 न्यूटन। तो टेंशन इज 8 न्यूटन। तो ये जो पूरे रस्सी में जो टेंशन है ना, हर जगह 8 न्यूटन होगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, 8 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है कि 8 न्यूटन, टेंसाइल फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन इरिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ डिफरेंस। बी पार्ट गलत हो जाएगा, लेवल डिफरेंस 4 न्यूटन मीटर है कि नहीं निकालना है, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आप समझ सकते हो। भाई ये x है, अल्फा है, ये क्या बनेगा? x tan अल्फा, ये बनेगा x tan अल्फा, और ये क्या बनेगा? 9 माइनस एक्स टेन अल्फा बनेगा, 9 माइनस एक्स टेन अल्फा बनेगा, ठीक है। तो कोई पूछे लेवल का डिफरेंस कितना आएगा, हटा दो, अल्फा 53 है, तो लेवल का डिफरेंस बनेगा, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो डेल्टा एच है वो किससे आएगा? डेल्टा एच आएगा एक्स सेक अल्फा में से, आपको घटाना है 9 माइनस एक्स सेक अल्फा, घटा दो, तो क्या बनेगा? घटाएंगे तो बनेगा 2x टेन अल्फा माइनस 9 टेन अल्फा बन जाएगा, घटाएंगे तो। इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 2x टेन अल्फा माइनस 9 टेन अल्फा। अब तुम x की वैल्यू निकालनी है, फिफ्टी थ्री डिग्री है ना, फिफ्टी थ्री अगर यहाँ प्लेस करोगे यहाँ पे, तो 1053 कितना होता है? 4/3, 4/3 बनेगा, 1053 इज 4/3,
53, तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 9। अच्छा, इनकी बीच की दूरी कितनी है 9 माइनस एक्स है ना। ओके, अब देखिए ये डेल्टा एच 4/3। अब ये पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये पार्ट में क्या ये हो सकता है, ये पार्ट में कह रहा है लेवल डिफरेंस दिस इज 4 मीटर, क्या ये 4 मीटर हो सकता है? हो नहीं सकता, उन्होंने कहा है कि 4 मीटर होगा। द लेवल डिफरेंस ऑफ पेग इज 4 मीटर, 4 मीटर है। चेक करते हैं ये 4 मीटर है कि नहीं। ये तो डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच पे, बेसिकली डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एच एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस एक्स की वैल्यू कितनी है इस पे डिपेंड करेगा, मतलब श्योर नहीं कि 5 मीटर होगा 4 मीटर होगा। लेकिन अगर मैंने मान लिया श्योर नहीं है, मान लिया 4 मीटर है, तो यहाँ पे लिखोगे 4, डेल्टा से 4 लिख लो, ये पार्ट चेक करने जा रहा है। अगर तुम 4 लिख रहे हो, यहाँ पे 4 लिख रहे हो, तो 4 से 4 कटेगा, ये बनेगा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 9 3 12 6 बन जाएगी। तो ये 6 हो गया, तो ये हो गया 3। अब एक बार चेक करते हैं कि ये लेंथ क्या होल्ड कर जाएगा। मुझे बताओ, अगर ये x है तो ये कितना बनेगा x सेक अल्फा, तो 6 सेक अल्फा बनेगा। अच्छा, अगर ये 6 लिख लिया तो ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 3 सेक अल्फा एंड 3 सेक अल्फा। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। चेक करें 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बनेगा 9 सेक अल्फा, अल्फा है 53 डिग्री, तो सेक 53 कितना होता है 5/3, जो 3 3 9, 3 5 15। ये हो सकता है, तुम्हें पता है, बट नेसेसरी नहीं है। हो सकता है बट नॉट नेसेसरी, मे बी लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि तो डिपेंड करता है एक्स पे। एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या ले रहा हो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू अगर तुमने 6 ले लिया, अगर ये 6 होता ये 3 होता तब ये 4 बनता, समझ रहे हो, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको मे बी में चला सकते हैं, मस्ट बी में नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट को नहीं ले सकते। फिर ये कह रहा है कि 10 मीटर और 5 मीटर है स्ट्रिंग सेगमेंट का लेंथ, 10 मीटर 5 मीटर, 10 और 5। मुझे ये बताओ, अगर ये 10 मीटर होता, ये 10 मीटर होता, तो ये लेंथ कितना होता, एक बार चेक कर लो। ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, मे बी सब चलता है। एक बार चेक तो कर लें कि होल्ड करेगा नहीं करेगा। अगर ये सॉरी, अगर ये 10 मीटर हुआ, अगर ये अगर ये अगर ये 10 मीटर हुआ तो ये क्या बनेगा 10 कॉस अल्फा, 10 कॉस अल्फा। और ये 5 मीटर हुआ, 5 मीटर, तो ये क्या बनेगा 5 कॉस अल्फा, 5 कॉस अल्फा। और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दूरी क्या आना चाहिए 9 मीटर, ये पूरा 9 मीटर आना चाहिए। ये 15 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा है 53 डिग्री, तो कॉस 53 कितना होता है 3/5, दिस इज 9। ये भी होल्ड कर रहा है। तो तुम समझ सकते हैं, सब मे भी चल रहा है, मे भी। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं तुम्हें, ठीक है, कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स ये एच चलेगा। मतलब ये जो आंसर है ना तुम्हारे ऑप्शंस, कौन से, ए पार्ट एंड डी पार्ट, ये मे बी में चलेंगे, मस्ट बी में नहीं चलेंगे। मे बी में हो सकता है, मस्ट बी में नहीं होगा। गॉट इट, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके लिए हम लोग नई वीडियो पे जाएंगे, देखिए।